ये आपका जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ये प्रोज सेक्शन का है। और इस बुक से जितना सारा प्रोज सेक्शन है उन सबों का आपके ये ऑब्जेक्टिव आता है। अगर आप एग्जाम में सिर्फ बुक का ऑब्जेक्टिव डील करना चाहेंगे तो जब तक आपको प्रोज सेक्शन का पूरा जानकारी नहीं हो जाए आपका जवाब नहीं मिल पाएगा। अर्थात ग्रामर सेक्शन का जवाब चाहिए तो उसमें कंफ्यूजन होगा, लेकिन प्रोज सेक्शन का अगर स्टोरी, स्पीच, जो ड्रामा है वो सब अगर सुना हुआ है तो सिर्फ उसके सुनने से आपका आंसर क्लियर हो सकता है। नहीं तो हम देखते हैं थीम के माध्यम से ये जो सेंटेंस लिखा गया है, पूरा चैप्टर अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो सिर्फ इस थीम पर ध्यान देंगे। इसमें हम अंडरलाइन करा देंगे क्वेश्चन सेटिंग का जो भी कंसेप्ट हो, एक क्वेश्चन को जई तरीके से सेट किया जाए। अगर यहाँ लिख दिया गया है ऑथर महात्मा गांधी, इसको जई तरीके से वो क्वेश्चन सेट करे। जैसे सेट कर सकता है हु कंपोज इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, एक तरीका ये। दूसरा लिख सकता है कि महात्मा गांधी हैज रिटेन डैश, कौन सा चैप्टर लिखे तो वो सामने आ जाएगा कि आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर लिखा गया। तो ऐसा करके क्वेश्चन चाहे जैसे भी सेट हो, ये थीम आपके दिमाग में होगा तो सारा का सारा बात आपसे क्लियर हो जाएगा। अर्थात बुक का ऑब्जेक्टिव जानना है तो बुक के ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे आसान फंडा है कि उसका थीम आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए हम ऊपर थोड़ा देखते हैं। ये जो आपका इंडियन सिविलाइजेशन चैप्टर है, ये चैप्टर को एस्से कहा गया है। इस चैप्टर को क्या कहा गया है? एस्से कहा गया है। उसके बाद इस चैप्टर के ऑथर का नाम महात्मा गांधी है। इस चैप्टर के ऑथर का नाम क्या है? महात्मा गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को एक फैनेटिक के हाथ से हुआ था। और वो फैनेटिक नाथूराम गोडसे था, जो आगे आपको लिखवा देंगे। गांधी जी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, वो बापू के रूप में पॉपुलर हुए और उनको फादर ऑफ नेशन, यानी जो आप फादर ऑफ नेशन बोल रहे हैं वही बापू कहलाया। यानी खूब पॉपुलर हुए, यानी हमारे देश के लोग बापू के रूप में या फादर ऑफ नेशन के रूप में किनको जानते हैं? गांधी जी को जानते हैं। देखिए इसी जगह क्वेश्चन बन सकता है आपका ऑब्जेक्टिव कि गांधी जी इज नोन एज डैश, या लिखा जा सकता है द फादर ऑफ नेशन इज डैश, यानी द फादर ऑफ नेशन किसको कहा गया, कौन है? तो डैश में जो 4 ऑप्शन दिया जाएगा, बापू दिया जाएगा, जवाहरलाल नेहरू दिया जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया जाएगा। 4 ऑप्शन कुछ ना कुछ रहेगा, उसमें आपका एक नाम ये भी होगा। उसके बाद देखिए यहाँ है हिज चीफ वीपन वाज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी का एक चीफ वीपन था ट्रूथ और नॉन वायलेंस। चीफ वीपन उनका क्या था? ट्रूथ और नॉन वायलेंस। गांधी जी इसके पुजारी थे, ट्रूथ और नॉन वायलेंस के। दूसरी खास चीज देखिए इसमें बताए हैं कि विच इज यूज्ड अगेंस्ट ब्रिटिश रूलर्स। इस ट्रूथ और नॉन वायलेंस का इस्तेमाल गांधी जी ब्रिटिशर्स के खिलाफ किए, जो ब्रिटिश शासक था उसके खिलाफ किए। और इस ट्रूथ और नॉन वायलेंस की वजह से इंडिया को क्या मिला? इंडिया टू गेन इंडिपेंडेंस, यानी ये ट्रूथ और नॉन वायलेंस सहायता किया भारत को आजादी दिलाने में। क्या कराने में? भारत को आजादी दिलाने में। ठीक, उसके बाद आपका एक ऑब्जेक्टिव बनेगा इसमें, गांधी जी का जो लाइफ स्पान था, गांधी जी का लाइफ स्पान 1869 टू 1948, यानी गांधी जी का पूरा जीवन काल, गांधी जी का अपना पूरा जीवन काल रहा है कितना से कितना? 1869 टू 1948। एक और बात है, जैसे लिखा जाएगा डैश, यहाँ लाइफ स्पान ऑफ गांधी जी वाज डैश, ऐसा ऑप्शन दे दे। यानी यहाँ क्वेश्चन पूछने का इनका मकसद था कि गांधी जी का लाइफ स्पान क्या है, तो डैश के जगह पर यहाँ ऑप्शन आपको 4 नीचे दिया रहेगा। उसमें कहीं दिया जाएगा 1869 टू 1948, कहीं दिया जाएगा 1948 टू 1869। ऐसा करके कहीं ना कहीं उलट पुलट के दिया जा सकता है। सिर्फ इस थीम को दिमाग में रखेंगे सारा बात क्लियर हो जाएगा। एंड पॉलिटिक्स लाइफ स्पान, और इनका जो राजनीति का जो
जीवन काल था, यानी कब से कब तक ये राजनीति किए, भारतीय राजनीति के प्रति कब से कब तक समर्पित रहे, वो टाइमिंग रहा इनका 1915 टू 1948। इट मींस इस एक लाइन से कई एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है। एक ऑब्जेक्टिव आपका बन रहा है कि गांधी जी का पॉलिटिक्स लाइफ स्पान क्या रहा और भारतीय राजनीति के प्रति कब से कब तक समर्पित रहे, पूरे तरीके से डोमिनेटेड रहे। तो 1915 टू 1948 ये इंडियन पॉलिटिक्स के प्रति गांधी जी का डोमिनेशन है। दूसरी चीज, इनका जो लाइफ स्पान रहा, मतलब लाइफ स्पान कहने का ये सेंस कि जन्म लिए कब और मरे कब, उनके बीच का उनका पूरा लाइफ स्पान होगा। तो 1869 टू 1948। उसके बाद आता है हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये बात आपको आगे चल के भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है, जनरल कंपटीशन में भी। यानी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज रिटेन बाई महात्मा गांधी। यहाँ कई एक क्वेश्चन बन रहा है। ये क्वेश्चन होगा कि ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज रिटेन बाय डैश, एक क्वेश्चन। तो जवाब यहां से मिल जाएगा आपको 4 वो ऑप्शन में, एक ऑप्शन महात्मा गांधी होगा। दूसरी चीज ये भी रह सकता है कि महात्मा गांधी हैज रिटेन माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज डैश। महात्मा गांधी जो बुक का नाम लिए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वो क्या है, डैश करके ऑप्शन में रहेगा। तो डैश करके ऑप्शन में आएगा तो एक ऑटोबायोग्राफी होगा। यानी यहां देखिए एक जवाब कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बुक का नाम आया, दूसरा कौन लिखा तो महात्मा गांधी। ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है वो है क्या, ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि वो अपनी जीवनी खुद लिखे। बायोग्राफी मतलब किसी का कोई दूसरा जीवनी लिख रहा हो, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब ये कि वो अपनी जीवनी खुद लिखे हों, अपनी जीवनी खुद लिखे हों। उसके बाद और भी बात है इसी में देखिए, एंड ही रोट न्यूमरस आर्टिकल फॉर यंग इंडिया। उस समय बहुत सारा मैगजीन था, उसमें सारा बात इनका दूसरे मैगजीन में नहीं छपता था। उनका जो भी न्यूमरस आर्टिकल रहा, बहुत सारा असंख्य लेख रहे, वो सब यंग इंडिया में छपता था। यानी गांधी जी का जो न्यूमरस आर्टिकल था वो किसमें छपता था, यंग इंडिया में। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है कि इन दिस एक्सट्रैक्ट, अच्छा एक्सट्रैक्ट के बारे में थोड़ा सा जानने का जरूरत है कि आखिर एक्सट्रैक्ट किसको कहते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान देंगे, कहीं कोई आदमी स्पीच देता है, उसमें का बात अगर कुछ लिया गया हो और तब बोला गया है तो वो भी एक एक्सट्रैक्ट है। यानी गांधी जी जब कभी भी कहीं कुछ बात ही बोले हैं उसमें का ये लिया गया बात है। जिस समय ये भाषण दिए होंगे या इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के बारे में बताए होंगे, वो पूरा का पूरा बात आपके बुक में वर्णित नहीं हुआ है, लेकिन उसका कुछ अंश है, और वो अंश आपका एक तरीके से एक्सट्रैक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज डैश। ऑप्शन रहेगा एस्से, स्टोरी, स्पीच, नन ऑफ दीज। अगर वहां एस्से ऑप्शन है तो आप एस्से टिक करेंगे, अगर एस्से नहीं होगा, अगर कहीं एक्सट्रैक्ट दिया होगा तो आप एक्सट्रैक्ट को टिक करेंगे। ठीक है, तो इनसे 2 बात का जवाब मिलता है। दूसरी चीज, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। गांधी जी भारत के मजबूत नींव का बात करते हैं, और भारत के किसके मजबूत नींव का बात करते हैं, उसकी संस्कृति और सभ्यता का बात करते हैं। यानी हमारे देश की जो संस्कृति और सभ्यता है उसके मजबूत नींव का बात करते हैं। घर जब कोई आदमी बनाता है तो अपना घर का फाउंडेशन मजबूत देता है, और वो फाउंडेशन हमारा कल्चर है, हमारा संस्कृति है। दूसरी चीज, दूसरा एक अगला पॉइंट है, इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स मोरालिटी। कौन सा कल्चर? इंडियन कल्चर या इंडियन सिविलाइजेशन बढ़ाता है मोरालिटी को। किसको बढ़ाता है? मोरालिटी को। वेयर एज वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपगेट इमोरालिटी। ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ये इमोरालिटी को बढ़ाता है, मेटेरियलिटी को बढ़ाता है, इट मीन्स भौतिकता को बढ़ावा देता है। देखिए यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, एलिवेट्स मोरालिटी, एलिवेट्स मोरालिटी एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपगेट इमोरालिटी। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट करता है मोरालिटी को, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन एलिवेट करता है, इट मींस प्रोपगेट करता है इमोरालिटी को। जहां इमोरालिटी लिखा हुआ है वहां आप मेटेरियलिटी भी लिख सकते हैं, यहां आप मेटेरियलिटी भी लिख सकते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो इमोरालिटी है वही मटेरियलिटी है। सॉरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। दूसरी चीज देखेंगे, द टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, द टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन और मॉडर्न। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वही मॉडर्न है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वही क्या है, मॉडर्न है। यानी वेस्टर्न या मॉडर्न सिविलाइजेशन इमोरालिटी को बढ़ाता है, सेम वही बात है, खाली लिखने का तरीका बदला है। और इंडियन कल्चर या इंडियन सिविलाइजेशन है वह मोरालिटी और मोरल बीइंग को बढ़ाता है। दूसरी चीज, गांधी जी ran many movements against British with the help of truth and non-violence। इससे पहले भी चर्चा हुआ है कि गांधी जी का जो चीफ वेपन था वो ट्रूथ एंड नॉन-वायलेंस था, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस्तेमाल हुआ और भारत को उसके आज़ादी दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद हुआ। मैं ट्रूथ एंड नॉन-वायलेंस भारत को आज़ादी दिलाने में मदद किया, सेम वही बात है, सिर्फ उसका लिखने का तरीका बदला है कि गांधी जी रैन मेनी मूवमेंट्स। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा, गांधी जी रैन डैश अगेंस्ट ब्रिटिश विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ एंड नॉन-वायलेंस, और उसी में देगा मेनी मूवमेंट और सारा कुछ भी दे सकता है। लेकिन वहां आप ध्यान रखेंगे मेनी मूवमेंट आंसर होगा या मूवमेंट हो, यह आंदोलन होता है, वो आपका जवाब होगा। इन दिस एक्सट्रैक्ट, फिर से चर्चा है, इन दिस एक्सट्रैक्ट ऊपर में चर्चा हो चुका है एक्सट्रैक्ट का। एक्सट्रैक्ट उदाहरण होता है, महात्मा गांधी है शोन दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इस चैप्टर के माध्यम से गांधी जी हम लोग को ये बता रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है वो वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सभ्यता से कैसे बदला है, कैसे डिफरेंट है, इस पर फोकस किया गया है। अर्थात आपके अंडरलाइन का जो टर्म है वो ये कि बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन, इस पर फोकस करेंगे। यहां से ये वाला बात दिमाग में हो और बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। गांधी जी से, गांधी जी कहे, ये आपके बुक का एकदम स्टेटमेंट है, आपके बुक का अंदर का थीम है, उसको आप नहीं देखेंगे तो दिक्कत है। यहाँ लिखा है माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, यहाँ माइंड को आप अंडरलाइन करो और इधर रेस्टलेस बर्ड को अंडरलाइन। आप बुक देखिएगा या पीछे का क्वेश्चन पलट के देखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। एक बार क्वेश्चन पूछा है माइंड इज अ रेस्टलेस डैश, ये लिखा और नीचे में ऑप्शन दे दिया डॉग, बर्ड, मैन, नन ऑफ दिस, तो आपका ऑप्शन बर्ड होगा। अगर कहीं दे दिया डैश इज अ रेस्टलेस बर्ड, डैश इज अ रेस्टलेस बर्ड, और फिर ऑप्शन में 4 को ऐसे ही देगा, उसमें एक ऑप्शन आपका माइंड होगा, तो आपका वहां आंसर माइंड। उसका देखिए द मोर इट गेट्स, इसी में डबल है, एक बार लिखता है द मोर इट गेट्स, द मोर इट ये वाला गायब करता है और इधर वाला पूरा लिखा है नहीं, तो यहां दिया है द मोर इट गेट्स, द मोर इट वांट्स एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड। यहाँ कई एक जवाब है, कई एक क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव का। गांधी जी से माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, यही 2 ऑप्शन काम कर रहा है, 2 ऑब्जेक्टिव हो रहा है। उसका द मोर इट गेट्स, द मोर इट वांट्स, 8 में यहाँ का वांट्स गायब करेगा, ठीक है, एक वाले में यहाँ अनसेटिस्फाइड गायब करेगा। तो ऐसा करके फिर से वहां भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। और ये बुक का ऑब्जेक्टिव आपके लिए सबसे आसान है एग्जाम में बनाना। अगर बुक का ऑब्जेक्टिव आपको पहले बन जाता है तो हम कहेंगे पहले आप बुक का ही बनाओ, क्योंकि ग्रामर वाले में थोड़ा बहुत तो आपको कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। और वो जो बुक वाला में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है वो आपको परेशानी देगा ग्रामर सेक्शन का। लेकिन बुक का स्टोरी सुना हुआ है, एक्सप्लेनेशन आपने सुना है, थीम आपने पढ़ा है, तो हमें नहीं लगता कि आपका ऑब्जेक्टिव उससे छूटने वाला है। इसीलिए इसको ध्यान में रखकर थीम तैयार किया गया है। दूसरी चीज देखिए फिर से, गांधी जी फॉरवर्ड अस टू लिव इन सिटीज। गांधी जी हम लोगों को शहर में रहने से रोके हैं। अब बताइएगा, गांधी जी खुद इंग्लैंड रह के आए, हमको शहर में रहने से रोके। जब तक कोई आदमी बाहर जाएगा नहीं, उसका अनुभव उसको होगा नहीं, तो वो बाहर गए, उन सब चीजों का अनुभव किए, तब उनको मालूम पड़ा कि शहर जो है, गैंग ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, ये जो शहर है ये चोरों और लुटेरों का झुंड है। ये शहर जो है क्या है, ये चोरों और लुटेरों का झुंड है।
बड़ा बड़ा जो शहर है, बुक पढ़ेंगे तो उसमें दिया है वो एक स्नेयर है, फंदा है, लोगों को लुभाता है। नहीं, शहर में बहुत सारा दुर्गुण विकास का केंद्र है ना, वाइस फ्लोरिशिंग है वहां। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। देखिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन ये वर्शिप ऑफ मटेरियल है, जो हम लोगों को क्या करता है, दैट मेक अस लेजी, जो हम लोगों को लेजी बनाता है, सुस्त बनाता है। याद किया है, जिसको आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन बोल रहे हैं उसी को आप कह सकते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है और ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इसमें भौतिकता का पूजा होता है, भौतिक चीज का पूजा होता है, सामान का पूजा होता है, और वो सामान हम लोगों को क्या बनाता है, लेजी बनाता है। आपको बाजार जाना होगा, घर के सामने का आगे का दुकान है, 1/2 किलोमीटर दूरी का दुकान है, तो आप क्या करेंगे, बिना साइकिल का नहीं जाएंगे। अभी के जमाने में आप देख रहे होंगे मोटरसाइकिल और मोबाइल उसका हाथ पांव हो गया है, बिना मोबाइल का कोई नहीं मिलेगा, मिलता है क्या? और बिना साइकिल का घर के थोड़ा सा दूरी पर जो दुकान है उसमें भी नहीं जाता है। नहीं, अलग अलग तरह का बीमारी भी लोग झेल रहा है इसी की वजह से, क्योंकि यहाँ दिया है दैट मेक अस लेजी, ये चीज हम लोगों को आलसी बनाता है। गांधी जी सेड दैट इफ वी कॉपी द अदर सिविलाइजेशन, गांधी जी कहते हैं कि अगर हम लोग लगातार दूसरे के सभ्यता का कॉपी करते हैं, इट विल ruin our civilization and us, तो यह हमारी सभ्यता को भी बर्बाद करता है और हम लोगों को भी बर्बाद करता है। जब हम सभ्यता हमारा बर्बाद होगा, स्वाभाविक है हम लोग भी बर्बाद होंगे। गांधी जी वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। गांधी जी एक राजनीतिज्ञ की तुलना में सबसे ज्यादा पॉलिटिशियन थे। वो राजनीतिक कम थे और स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा थे, आध्यात्मिक नेता ज्यादा थे। वो व्यवहारिक बात ज्यादा करते थे, अध्यात्म से जुड़ी बात करते थे। लोगों को जब कभी भी किसी बात के बारे में समझाया जाता तो उनसे अध्यात्म से जुड़ा हुआ बात लोगों को समझाते। He went to England for studying law। देखिए अभी हम चर्चा किए थे, खुद इंग्लैंड गए थे वो पढ़ाई करने के लिए, और कैसा पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई के लिए। वो कहाँ गए, इंग्लैंड गए। आफ्टर कमिंग बैक, वहां से वापस आने के बाद स्टार्टेड एडवोकेसी इन मुंबई हाई कोर्ट। मुंबई हाई कोर्ट में वो अपना वकालत शुरू की। वो इंग्लैंड गए किस काम के लिए, लॉ पढ़ने गए। उसके बाद वो फिर वहां से वापस आए तो स्टार्ट किए मुंबई में, मुंबई के हाई कोर्ट में अपना वकालत। वो मुंबई पहुंच के हाई कोर्ट में क्या शुरू किए, अपना वकालत शुरू किए। देखिए कहाँ कहाँ इसका आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। एक इंग्लैंड, ये बन सकता है ही वेंट टू डैश फॉर स्टडिंग लॉ, इंग्लैंड हो गया। ऐसा भी हो सकता है ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर स्टडिंग डैश, स्टडिंग डैश, तो लॉ का सेंस आएगा। आफ्टर कमिंग बैक स्टार्टेड डैश इन मुंबई हाई कोर्ट। मुंबई हाई कोर्ट में क्या शुरू किए, एडवोकेसी। अगर ये दिया हुआ है तो यहां लिखेगा इन डैश, एडवोकेसी अगर दिया हुआ तो लिखा रहेगा इन डैश मुंबई हाई कोर्ट। एडवोकेसी रोड पर थोड़े शुरू होगा, घर में थोड़े शुरू होगा। वकालत जो शुरू होगा हाई कोर्ट में शुरू होगा, सिविल कोर्ट में शुरू होगा, कोई ना कोई कोर्ट में ही शुरू होगा। तो ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फाइनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948 बाय नाथूराम गोडसे। देखिए नाथूराम गोडसे को फैनेटिक कहा गया, कट्टरपंथी, सनकी मिजाज कहा गया, धर्मांध कहा गया। ये एक ऐसे लोग थे जो गांधी जी के विचार इनको सूट नहीं करने लगा तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को जान से मार दिए। और मारने वाले का नाम क्या है, नाथूराम गोडसे। ये नाथूराम गोडसे ये आपके सिर्फ 12th के एग्जाम में ही नहीं पूछेगा, ये आगे चल के आपके जनरल कंपटीशन वगैरह की अगर तैयारी करते तो वहां भी ये सब पूछता है। जी सर।